हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय करमरकर लेकर आया हूं मैथ्स के लिए रिवीजन सीरीज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात का जरूर ध्यान रखें, कॉपी पेन लेकर साथ में बैठें। अगर आपको जहां इंपॉर्टेंट लगे वहां से नोट करें और आगे बढ़ें। अगर यदि फिर भी कोई दिक्कत हो तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जैसे ही समय मिलेगा मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो पसंद आने पर इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी विद्यार्थियों तक पहुंचे और मैं आप तक। दूसरी बात यह है कि वीडियो के अंत में आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसके आंसर जिसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस होगी और उसके आंसर्स आप कमेंट्स में जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारा पहला टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस टोटली बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री में क्या होता है, आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। तो वैसे ही एनी ऑब्जेक्ट विच स्टैंड ऑन ग्राउंड, जब ये कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर सीधा खड़ा है, परपेंडिकुलर वे में खड़ा है, 90 डिग्री से खड़ा है, तो अब हमारा विजन, अब सबसे बड़ी बात है विजन का मतलब हम कहां से देख रहे हैं और कहां पर देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं और कहां पर देख रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस का बेस यहीं पर है कि कहां से देख रहे हैं और कहां पर देख रहे हैं। ये दो ही एंगल यूज किए जाएंगे। तो हम मान लीजिए ये आपका ए बी एक ऑब्जेक्ट है और सी ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मतलब अपन देखने वाले। तो जो ऑब्जर्वर है उसके टॉप को देख रहा है। अब टॉप को देखने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को आंखों की पलकों को उठाना पड़ता है। ऐसे उठाना पड़ता है, ऐसे उठा रहे अपन, इस प्रकार से पलकों को उठाना पड़ता है। और अगर नीचे देखना हो तो हम इस प्रकार से झुकाते हैं, ऐसे पलके झुका लेते हैं। कभी कभी हम सर भी झुका लेते हैं। जब मम्मी पापा अपने को डांटते हैं ना, तब अपन कैसे झुका लेते हैं, ऐसे झुका लेते हैं, ऐसे नहीं करते। ठीक है ना। तो उस वक्त अपन झुका लेते हैं कि नहीं नीचे। तो उसी वैसे ही पलकों को झुकाना। तो वहां पर झुकाना मतलब अब ऑब्जेक्ट, कभी किसी चीज को अपने को देखना हो तो अपने को नीचे देखना हो तो अपन क्या करते हैं, पलकों को नीचे झुका लेते हैं। तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन। जब अपने को ऊपर देखना होता है तो अपनी पलकों को उठाना पड़ता है, तो अपन क्या बोलते हैं, एलिवेशन। तो एलिवेट करना, तो यहां पर अगर अपना ये थीटा है तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। तो याद रखिए कि एक यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके बाद यहां पर ये लाइन, इसके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, नंबर एक। दूसरी बात, यदि ऑब्जेक्ट ऊपर है और चीज को नीचे देखना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन से, ध्यान रखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर, डिप्रेशन में तो यही गलतियां करते बच्चे, अधिकतर एंगल इन दोनों के बीच में कर देते, जबकि ऐसा नहीं करना है। ए बी और ये सी, मान लीजिए अब यहां पर ए ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर नीचे वाली चीज को देखता है। जैसे मान लीजिए किसी मल्टी में, किसी छत पर से हम किसी चीज को देख रहे हैं, किसी नीचे वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो हमें झुकना पड़ेगा, तो हमारी पलकों को झुकाना पड़ेगा। तो पलकों को झुकाना पड़ेगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से यहां पर जो एंगल बनता है इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे अब आपको थोड़ा सा यहाँ डायग्राम बना के दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, तो पलकों को झुकाना पड़ रहा है, इसको पलकों को झुकाना पड़ रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन से है ना। और इसको यहां पर मान लीजिए ये यहां पर, ये देखिए, तो यहां पर इसको आंखों को उठाना पड़ रहा है। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन और इसके लिए हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां तक आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि कौन सा एंगल लगाना। चलिए, अब हमारा कंसेप्ट ये है कि कौन सा एंगल लगाना। अधिकतर जो जो प्रॉब्लम बच्चों को होती है, मैं उन्हीं प्रॉब्लमों को डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले दिक्कत ये होती है कि कुछ बच्चे बताते हैं कि हमें टेन थीटा यूज कर सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा यूज करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सेक थीटा यूज करते हैं। आप एक काम कीजिए, आप ये सब चीजें छोड़ दीजिए, कौन सा एंगल लगाना है ये आपके गिवन और अननोन, ये चीजों पर ध्यान रखिए। जैसे मान लो आपको दे रखा है टावर,
और टावर से समथिंग सम सर्टेन डिस्टेंस पर, सर्टेन डिस्टेंस मतलब कुछ निश्चित दूरी पर, मतलब आपने उसको मेजर कर लिया। सपोज ये आपके लिए नोन है और ये आपके लिए अननोन है, और आपको इसको टू फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट, आपको इसको निकालना है। तो अब आपके पास क्या गिवन है, आपको बेस गिवन है, ये आप रखेंगे डिनोमिनेटर में, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना हाइट, मतलब ये वाली परपेंडिकुलर निकालना है। तो मतलब कौन सा थीटा यूज करना पड़ेगा, अगर आपके बीच में ये थीटा दे रखा है तो ये थीटा कौन सा है, P बाय बी, टेन थीटा, तो यहां पर आप टेन थीटा यूज करें। ठीक है ना, समझ में आ गई आपको बात कि किस प्रकार से नोन अपना डिनोमिनेटर में होगा, अननोन आपका न्यूमरेटर में होगा। अब थोड़ी देर के लिए मान ले, चलिए ये पोल है, इस पोल से एक रस्सी बंधी हुई है, ठीक है, और आपको पोल की लंबाई पता है, पोल की लंबाई पता है, मान लो ये पोल की लंबाई आपके पास 50 मीटर है, और ये आपको निकालना है, इसकी डायगोनल आपको अपना हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस निकालना है तो अब क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनियस और आपको थीटा दे रखा है, तो आपके पास गिवन साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और आपके पास अननोन साइड कौन सी है, ये आपकी न्यूमरेटर में आ जाएगी। तो बताइए ये कौन सा थीटा होता है, ये थीटा होता है कोसेक थीटा, है ना, एच बाय पी। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर आपको बेस दिया हुआ हो, ये आपके लिए नॉन साइड होगी, तो अगर आपको बेस गिवन है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और आपका यहां पर हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा, तो ये कौन सा थीटा यूज करोगे, सेक थीटा यूज करोगे। वैसे आप कोई से भी इसमें यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ बंधन नहीं है, लेकिन आपकी इसमें स्टेप बचे, आप कोशिश कीजिएगा कि आप दूसरे तरीके के बजाय ये तरीका अगर अप्लाई करेंगे तो शायद एक या दो स्टेप आपका कम हो जाएगा और आपका कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा। दूसरी बात, इनको करने से पहले कुछ वैल्यूज को आपको ध्यान में रखना है। रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, ये आपको ध्यान में रखना है। रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, ये आपको दो तीन वैल्यू आपको ध्यान में रखना है। रूट 3 और रूट 2 की वैल्यू तो आपको हमेशा लर्न करके ही रखना चाहिए, ताकि आपको कैलकुलेशन आसान बने। और डिनोमिनेटर में अगर रूट वाले टर्म्स हो तो उसे रेशनलाइज करने की भी आदत डालिए। ये दो चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यहां तक की बातों में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कौन सा थीटा यूज करना है शायद ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे एक छोटे छोटे क्वेश्चन पर लेते हैं, फिर हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पर आएंगे। यहाँ पर दो विजन वाला भी कंसेप्ट आएगा, दो बार आपको देखना है किसी ऑब्जेक्ट को, दो जगह से देखने के लिए अलग कंसेप्ट आएगा, और एक समय के लिए भी आएगा। इस प्रकार के तीन कैटेगरीज में क्वेश्चन आपको आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। चलिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट अ पॉइंट डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 45 डिग्री। How much higher must the tower be raised so that its angle of elevation at the same point may be 60 degree? And you have given रूट 3 equal to 1.73. वैसे आप लोगों को याद ही कर लेना चाहिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अनफिनिश्ड, देखिए अनफिनिश्ड मतलब ये कहीं अधूरा सा है, ये टावर, ये अधूरा सा टावर है, और इसमें क्या कहा है, अनफिनिश्ड टावर एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 100 मीटर। तो यहां से 100 मीटर डिस्टेंस पर ये ऑब्जर्वर है, यहां पर 100 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, ये बेस है, फ्रॉम इट्स बेस। एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है, इसीलिए आप आराम से क्वेश्चन को दो बार पढ़िए और फिर डायग्राम बनाइए। तो सबसे पहले ये अनफिनिश्ड टावर है, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और यहां से 100 मीटर पर एक ऑब्जर्वर है, और ये कितने डिग्री पर देख रहा है, 45 डिग्री का देख रहा है। अब अगला प्रश्न, आगे क्या कंडीशन दे रखी है, हाउ मच हायर मस्ट बी टावर बी रेज्ड। अब इसको कितना आगे बढ़ाएं, कितना आगे बढ़ाएं, तो सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट से ये एंगल मतलब यहां से पूरा एंगल 60 डिग्री का हो जाए। तो अब अपने को मतलब ये हाइट कितना बढ़ाएं, तो एट द सेम पॉइंट मे बी 60 डिग्री।
तो अपने को अपन दोनों चीजें निकालते हैं, कितना बड़ा है टावर की हाइट, अपने पास कुछ भी गिवन नहीं है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इनका लेबलिंग कर लेते हैं। सबसे पहला काम लेबलिंग करने का, ताकि हम इंडिकेट क्या करेंगे, कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे। तो हमने ए बी सी और डी हमने लेबलिंग कर ली। हमने इसका नाम दे दिया, इसका नाम दे देते हैं एच, इसका नाम दे देते हैं एक्स। ठीक है, हमने यहाँ पर दो टुकड़े इनके नाम दे दिए। तो हम इस पे दो कंडीशन अप्लाई करेंगे। कैसी, एक पूरा ट्रायंगल की, एक ये वाले ट्रायंगल की। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल को इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले अपने को 45 डिग्री यहाँ का दिया हुआ है, कहाँ का, ट्रायंगल बी सी डी। देखिए ये इंपॉर्टेंस है, लेबलिंग करने का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका कारण है कि हमारे पास कौन सा एंगल कौन से ट्रायंगल में आ रहा है। तो 45 डिग्री हमारा जो दे रखा था यहां से बी सी डी। तो सबसे पहले याद रखिएगा, थोड़ी कुछ कुछ चीजें, कुछ टिप्स आपको बता दूं। 45 डिग्री पर कंडीशन ऐसी होती है कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम हो जाते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। tan 45 जैसे ही आता है तो ये दिमाग में अपना कंसेप्ट बना के रखिएगा। तो सबसे पहले हम हमारे पास बेस परपेंडिकुलर और बेस, तो अब हमारे पास tan थीटा, tan 45 x अपॉन 100। तो tan 45 कितना होता है 1, तो ये 1 इक्वल टू x अपॉन 100। तो 100 इक्वल टू x, ये हमारी पहली इक्वेशन, पहली चीज हो गई। पहला काम हमने निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने को ट्रायंगल कौन सा लेना है, अपने को ट्रायंगल लेना है ए सी डी। अब हमने ए सी डी ट्रायंगल लेने का है। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 30 और tan 60 ये दो चीजें तो आप इसको घोट लो, याद कर लो। तो tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा h प्लस एक्स, ये टोटल हाइट, और अपान 100। चलिए ये काम भी हो गया। tan 60 की वैल्यू कितनी है, अभी क्या बताया था, √3। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ध्यान रखना है आपको, है ना। और ये 100 का इंटू कर लिया। h की वैल्यू अपने को निकालना है, x की वैल्यू आप निकाल चुके हो, है ना, ये आपने कर लिया। और ये 100 इस तरफ आ जाएगा, ये 100 इस तरफ आ गया, ये h 100 विल गेट कॉमन, √3 माइनस 1 इक्वल टू h। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, ये अपने को गिवन में क्वेश्चन में बोला है, और ये इक्वल टू h। तो अब अपने पास ये कितना हो गया 0.73, तो अपना h आ गया 73 मीटर। तो हमारे पास h कितना आ गया, कितना और ऊपर आगे बढ़ा है, ये क्वेश्चन में पूछा था ना, तो 73 मीटर। तो हमारा ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो चलिए हम एक एक लाइन पढ़ करके पहले हम क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और इसकी लेबलिंग कर ली हमने ए बी। ठीक है, ये ग्राउंड है। अगला क्या कहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब सीधी सी बात है कि केबल टावर जो है वो ऊंचा है। कैसे पता चला ऊंचा है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है पलकों को ऊपर उठाना। मतलब अपने को किसी ऊंची चीज को देखना हो तो क्या करना पड़ेगा, अपने को आंखों को ऐसा उठाना पड़ेगा, गर्दन भी उठाना पड़ता है कभी कभी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पलकों को ऊपर उठाना है, सीधी सी बात है। तो हमने इसका सबसे पहला एक फेज बना लिया। चलिए ये हो गया, हमारा टावर हो गया। अब क्या कहा, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। अब ये यहां पर है कि यहां पर है, चलो थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि अगर बी पर है तो अगली लाइन क्या कही हुई है, अगली लाइन कही है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और इसके फुट पर इसका जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री। तो अब जमीन यहां पर अगर खड़ा होता तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता। अब जमीन के नीचे ये तो सामने दिखेगा, जमीन के नीचे थोड़ी देखना है अपने को, इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जर्वर यहां पर है, और ये 60 डिग्री यहां से बनाता है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हुई, ये 60 डिग्री हुआ, और उसके फुट को, यहीं से इसके फुट को देखता है
तो कितना डिग्री बनता है? 45 डिग्री बनता है। चलिए, एक दिमाग में, ये आपके दिमाग में एक डायग्राम बन गया और अपने को इसकी हाइट पूछी है, तो अब इसका नाम तो देना पड़ेगा ना, कि इसका और उसका ही करते बैठेंगे हम। तो अब अपने को लेबलिंग करना जरूरी है, ए बी सी डी और ई, यानी हमें अब बोलने में इजी रहेगा कि ईसी की हाइट निकालना है ना, इसीलिए लेबलिंग बहुत जरूरी होती है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता चल गया कि ये लाइन ए डी और बी सी ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 45, तो ऑब्वियसली ये भी 45 हो गया। और मैंने आपको अभी कहा है कि 45 बड़े मजेदार नंबर है। 45 डिग्री मतलब आपका वहां पर परपेंडिकुलर बेस एक जैसा हो जाता है। करने की जरूरत तो पड़ती है, लिखना तो पड़ेगा, ऐसा आप नहीं लिख सकते, तो थोड़ा सा हमको लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, वही अपना कंसेप्ट। अननोन साइड हमारा बेस है, नोन साइड हमारा परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कौन सा थीटा लगेगा? कॉट थीटा। तो कॉट 45 एक्स अपॉन 7, और ये कॉट 45 जो हुआ वो हमारा 1, तो एक्स इक्वल टू 7 मीटर, तो एक्स इक्वल टू 7 मीटर भी हो गया। और दूसरी बात, ये दोनों पैरेलल है तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस आर सेम, तो ये भी आपका 7 हो गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम ये वाला ट्रेंगल लेते हैं, ऊपर वाला ई ए डी, और यहां पर इसकी हाइट को अभी हम एच कंसीडर करते हैं। तो हम ट्रेंगल कौन सा लेंगे? ई ए डी, है ना, ई ए डी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री इक्वल टू एच बाय ये डिस्टेंस ए डी। तो टेन 60 क्या भी कहा था कि टेन 60 टेन 30 ये अक्सर वैल्यू आती है, तो टेन 60 की वैल्यू होती कितनी? √3। ये एच और एडी कितना है आपका? ये रहा एडी, पैरेलल डिस्टेंस, पैरेलल, तो ये पैरेलल डिस्टेंस है दोनों के बीच का एक्स, तो ये भी एक्स हुआ। यहाँ पर भी आपका सेम डिस्टेंस है, तो ये कितना हुआ? 7, तो 7√3 इक्वल टू एच हो गया। ये इक्वेशन हमारी सेकंड। इसको हम लोग एक काम करते हैं, सेकंड लगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ही निकालना है। तो अब हमारे पास ईसी डिस्टेंस निकालना है, तो ईसी कितने टुकड़े से मिलकर बना है? 2 टुकड़े। कौन कौन से? ईडी, 2 पार्ट है, ईडी और डीसी। तो ईडी कितना निकला अपना? 7√3, और ये हमारा 7, तो 7 गेट कॉमन, √3 + 1। पॉइंट में चाहो तो पॉइंट में रख दो, √3 की वैल्यू 1.73, 1.73 + 1 मतलब 2.73, और 2.73 को 7 से मल्टीपल कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2.73 इंटू 7, तो 19.1 के करीब करीब इसका आंसर आ जाएगा। तो ये टावर की हाइट हो गई।